तो अभी हम इनकी आलोचना की बात कर लेते हैं। ठीक है। वॉन थ्योरी ने माना था कि जो कृषक हैं वो सारे के सारे आर्थिक मानव होते हैं, जबकि व्यवहारवादी भूगोलवेत्ताओं का ऐसा मानना था कि सभी कृषक आर्थिक मानव नहीं हो सकते हैं। कुछ कृषक जिनकी कुछ सांस्कृतिक कारक हो जाए, कुछ व्यक्तिगत कारक हो जाएं, जिसकी वजह से वो उन फसलों का चयन ना करें जो उनको अधिक लाभ दे रही हों। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो मांस का व्यापार संस्कृति के विरुद्ध माना जाता है, इसलिए जो चारागाह के माध्यम से जो ये मांस का उत्पादन किया जाता है वो हिंदू नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से जो सिख धर्म है वहाँ पे तंबाकू का सेवन, उनकी खेती वगैरह करना नहीं माना जाता, मतलब उनकी संस्कृति के विरुद्ध है। तो ये जो सिख समुदाय हैं ये इसकी जलवायु होने के बावजूद भी इसकी खेती नहीं करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने एकाकी प्रदेश की चर्चा की थी। एकाकी प्रदेश का चर्चा की, लेकिन वर्तमान समय में भूमंडलीकरण के इस दौर में पूरा विश्व एक बाजार बन गया है। विश्व बाजार बनने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी की भी आवश्यकताओं और लाभ को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का आयात और निर्यात न केवल प्रादेशिक या राज्य मतलब देश के स्तर पे बल्कि वैश्विक स्तर पे हो रहा है। ठीक है। तो इनकी ये एकाकी प्रदेश की प्रासंगिकता भी यहाँ से कम दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि जो परिवहन लागत है वो दूरी बढ़ने के साथ लगातार बढ़ता है, जबकि ऐसा वर्तमान समय में प्रासंगिक कम है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो तकनीकी विकास है, ठीक है, तकनीकी विकास के कारण जो दूरी बढ़ने के साथ परिवहन लागत में कमी देखने को मिलती है। इसका हम उदाहरण हम देख सकते हैं अपने निजी जीवन में भी, कि हम अपने लोकल मार्केट में जो मतलब 5-10 किलोमीटर की दूरी होती है वहाँ पे जाने में हमें जितना किराया लगता है उतना ही किराया हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेने के बाद जब हम 50-60-100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो उतना ही किराया लगता है। ये हुई है तकनीकी विकास के कारण। ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में कम दूरी के बावजूद लागत अधिक हो जाती है, क्योंकि वहाँ का टेरेन जो बहुत ही विपरीत होता है सामान्य परिवहन के साधनों के लिए। तो इस तरीके के यहाँ इनकी परिवहन लागत की जो संकल्पना थी वो भी काफ़ी कम प्रतीत होती है ये कम प्रासंगिक प्रतीत होती है। इसी का हम और देख लेते हैं कि कृषि को प्रभावित करने वाले अन्य कारक क्या क्या हैं जो कि महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक कारक। ठीक है। एक है संस्थागत कारक, एक है नीतिगत कारक। प्राकृतिक कारक का मतलब ये है कि किसी भी फसल को उपजाने में, उसके वृद्धि में, उसके विकास में जो प्राकृतिक कारक हैं, यानी कि जलवायु हो गई, मृदा का स्वरूप कैसा है, उच्चावच कैसी है, ये महत्वपूर्ण कारक होते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मैं तो मानूंगा इसे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लैब टेस्ट में हम देख लेते हैं मृदा अम्लीय है कि क्षारीय है, उच्चावच में हम देख लेते हैं मृदा मतलब कि वो जो भूमि है वो समतल है कि सीढ़ीदार है, पर स्लोप पे है, ढाल पे है, कैसी जैसी मृदा उच्चावच होगा वैसी फसल लगेगी। यहाँ पे मार्केट का रोल कम होगा। मृदा अम्लीय है, क्षारीय है, लैब टेस्ट के बाद हम ये निर्धारित करने के बाद ही उसके हिसाब से वहाँ पे हम फसल का चयन करेंगे। जलवायु जिस फसल के लिए उपयुक्त होगी वही उसी फसल का वहाँ पे चयन किया जाएगा, ना कि बाज़ार को देख के। ठीक है। इस तरह जब संस्थागत कारकों की बात करते हैं, संस्थागत कारकों में हम देखते हैं कि जब हम मार्केट से काफ़ी दूर हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मार्केट में भीड़ भाड़ और जगह की भूमि की उपलब्धता कम होने के कारण वहाँ पे नहरों का विकास नहीं हो पाता है। तो जो बाज़ार से दूर जाने पर नहरों का विकास संभव होने के कारण पानी की उपलब्धता अच्छे से हो जाती है। हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स की मदद से भी हम अच्छे फसल का उत्पादन कर सकते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग, कलेक्टिव रूप से हम देखें तो इन चारों के प्रयोग से हम किसी भी फसल को मार्केट से
यानी कि बाजार से दूर उपजा कर भी हम अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इवन हम इससे इनकी गहनता का निर्धारण भी कर सकते हैं। ठीक, इस तरह हम जब नीतिगत कारकों की बात करते हैं तो नीतिगत कारकों में हम देखते हैं कि जो भूमि व्यवस्था है वो कैसी है। भूमि व्यवस्था कैसी है का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका जोत कैसा है और जोत किसका है, दोनों मैटर करता है। जोत कैसा मतलब है, जोत का आकार अगर छोटा होता है तो वहाँ पे आधुनिक मशीनीकरण का प्रयोग कम हो पाता है, जिसे हम देखते हैं कि यूरोपीय क्षेत्रों में, जो पंजाब जैसे क्षेत्रों में कृषि के जो आधुनिक तकनीकी हैं उनका प्रयोग अच्छे से किया जा रहा है, जबकि छोटी जोत में हम इसका प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जोत किसका है। जोत किसका है का मतलब यहाँ पर यह है कि जोत अगर किसी कृषक का है, खुद का है, ठीक है, यानी कि जो कृषक वहाँ पे खेती कर रहा है अगर जोत उसी का है तो जोत अगर उसी का होगा तो वहाँ पर वो आर्थिक कृषि करने के बारे में एक बार सोच सकता है। लेकिन यदि जोत उसका नहीं है, का मतलब ये है कि वो उस खेती या उस भूमि पर, उस जोत पर अपनी जीवन निर्वाह कृषि कर रहा है, और जीवन निर्वाह कृषि में वो आर्थिक कृषि के बारे में सोचने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सरकारी नीतियाँ होती हैं, सरकारी नीतियों का मतलब ये है कि किसी भी फसल की गारंटी सरकार कितनी लेती है, किसी भी फसल की सुरक्षा सरकार कितनी ज़्यादा मुहैया कराती है। जितनी ज़्यादा सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी, जितनी ज़्यादा एमएसपी का निर्धारण करेगी, उतना ही उस फसल के चयन करने की संभावना किसी भी कृषक के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज ये वॉन थ्योरम का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत खत्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट में हम मिलते हैं वेबर का औद्योगिक औस्थिक सिद्धांत में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।